टोटल देयर वर 90 क्वेश्चंस, जिसमें से बायो के 30 थे, हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करें, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है क्वेश्चन पेपर में, फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ऑलरेडी 10 मिनट्स वेट कर लिया हमने सबका, अब जिसने ज्वाइन करना था उसने कर लिया। 10 स्टूडेंट्स आ गए, बहुत है, कोई बात नहीं, हम 10 स्टूडेंट्स को ही पढ़ा देंगे। चलिए, ओके। कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहा है? सब मेरे से फेमिलियर है ना? माय नेम इज लविशा शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी। अगर कोई ऐसा है जो पहली बार आया है, उनके लिए इंट्रोडक्शन है। चलिए, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता ना मेरे क्लास के रूल्स, ऑल्दो हम एक दो थोड़ी बहुत क्लासेस नहीं लगा पाए एक दूसरे के साथ। ओके, साधना इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, हाय साधना। हाँ, आज शायद सारे G5 के ही हैं, तभी एक्चुअल में कम है, पहले पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे थे। गुरमीत कौर का भी फर्स्ट टाइम है बच्चे। ओके, पहले आप किसी और टीचर से क्लास लगाते रहे हो या आप आए ही बड़े टाइम बाद हो? साधना एंड गुरमीत, वेलकम टू माय क्लास बच्चे। पहले कौन से टीचर से पढ़ते थे आप? एक मिनट में माइक ही ऑन कर लूं, आपको टाइपिंग में इतना टाइम लगता होगा। साधना एंड गुरमीत, हम आपसे पूछ रही हूँ कि आपने फोटोसिंथेसिस किया है, कौन से टीचर से किया है? हम पहले दूसरे ग्रुप में थे। आप पहले कौन दूसरे ग्रुप में थे, फिर आपने टाइम चेंज करवाया है? मैम ने दूसरे ग्रुप में ऐड किया है G5। पहले कौन से में थे? G17 15 एक मिनट बता। ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आप कौन से मैम से पढ़े हो? ओके गुरमीत, ठीक है। साधना, आप कौन से मैम से पढ़े हो फोटोसिंथेसिस? मेरा कुछ टाइम से ना क्लासेस हो नहीं पा रही थी बीच में। हो नहीं पा रही थी, चलिए ठीक है, फिर तो आपने सही टाइम पे ज्वाइन किया। फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया है, रेस्पिरेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है? तो जरा थोड़ा सा अटेंटिवली हम सुनेंगे। और हाँ, एक चीज और, मैंने पहले भी बोला हुआ, बीच में क्लास लीव नहीं करनी है। जरूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी है, टेक परमिशन एंड देन लीव, मुझे बताकर लीव करना, बीच में ऐसे ही रेड बटन दबाकर भाग मत जाना, ठीक है? मैं भी यहाँ ठंड में आप लोगों के लिए बैठी हूँ, सो यू गाइज जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे लीव नहीं कर रहे हो क्लास, ठीक है? चलिए, सो रेस्पिरेशन जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो जिन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं किया वो घबरा मत जाना, जिन्होंने किया है उनको हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, तो पहले फोटोसिंथेसिस देखते हैं। इस प्रोसेस में हमारे प्लांट्स जो थे नहीं हैं, दे वुड यूज सनलाइट। ये सन है हमारा, सनलाइट को यूज करते थे। CO2 को यूज करके क्या बनाते थे, क्या बना रहे थे हमारे प्लांट्स, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। देखिए, अब सभी बच्चों की रिवीजन है और आपको पता है मेरी क्लास में आप ऐसे नहीं बैठ सकते आराम से, आपको एक्टिव होके रिप्लाई करना पड़ेगा फोन के पास। ग्लूकोज, वेरी गुड आदिल। फूड बना रहे थे, ग्लूकोज बना रहे थे, प्लस ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। अब ये ग्लूकोज बनाने का क्या फायदा है, क्यों बना रहे हैं ये ग्लूकोज? बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। पूरी धरती पे फूड का एकमात्र सोर्स ये ग्लूकोज ही है। सारे जीव जंतुओं का पेट इससे भर रहा है, क्योंकि कोई भी अपना खाना खुद नहीं बना सकता। वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। एवरीबडी अग्रीज विद दिस, यस और नो? यस और नो, कि हम सब डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे, ठीक है? हमें फूड क्यों चाहिए? व्हाई डू वी नीड फूड? क्योंकि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है, हमें बहुत सारा काम करना है ना? हमारे बहुत सारा अंदर एक्टिविटीज चल रही हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए। अब देखिए, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स जो हैं ये सारी दुनिया को खाना खिलाते हैं, बिल्कुल आदिल, पूरी दुनिया को खाना खिलाते हैं। तो क्या इनको अपने लिए एनर्जी नहीं चाहिए? डोंट दे नीड फूड फॉर देमसेल्फ? अपने लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? अपना ही खाना जो प्लांट्स बनाते हैं, इसी खाने को वो ब्रेक डाउन करते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो? इसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं।
ब्रेक डाउन ऑफ फूड करके एनर्जी खुद के लिए भी ले रहे हैं। पूरी दुनिया को तो देखो, जिसने पूरी दुनिया को जिंदा रखा है, जिसने पूरी दुनिया को खाना देना है, वो खुद जिंदा रहेगा, उसमें खुद एनर्जी होगी, तभी तो वो पूरी दुनिया को खाना खिलाएगा। मानते हो ना इस चीज को? सो प्लांट्स दे विल गिव फूड टू द होल वर्ल्ड, बट उसके लिए उनको खुद को भी एनर्जी चाहिए। तो वो अपने ही खाने से कैसे खुद के लिए एनर्जी बना रहे हैं, दिस इज रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। जितने जरूरी फोटोसिंथेसिस है, उतनी जरूरी रेस्पिरेशन भी है, क्योंकि भाई प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? अपने ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके इनटू रेस्पिरेशन। ठीक है, और फिर इस रेस्पिरेशन से ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है और CO2, वाटर और एनर्जी निकलेगी। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ग्लूकोज को प्लांट्स ब्रेक करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। ये क्लियर हुआ? पहले डिफरेंस क्लियर हुआ, ये फोटोसिंथेसिस से अलग क्यों है? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये पता लगा? पहले ये बताओ। कई बच्चों को ये नहीं पता हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ममता? चलिए, हमें ये पता लग गया कि हमने पढ़ना क्या है। हमने ये पढ़ना है कि ग्लूकोज से कैसे एनर्जी बनेगी। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी? एनर्जी ATP के फॉर्म में चाहिए। प्लांट के लिए तो एक ही फॉर्म है, ATP, जिसमें ये एनर्जी कबूल करता है। ठीक है, बिल्कुल ही ना। चलिए, तो रेस्पिरेशन जो है, अब ये एनर्जी जो है, ये इसमें पहले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है, इस फूड का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मतलब क्या? ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बन कार्बन का बना हुआ है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स हैं। आपको पता है, जब भी कोई बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड में बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यस और नो? ठीक है, सो ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करके एनर्जी निकलने वाली है। तो रेस्पिरेशन का मोटा मोटा मतलब समझ आया? हमने ग्लूकोज को ब्रेक करना है, ग्लूकोज के टुकड़े टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े टुकड़े करके हमें एनर्जी मिलने वाली है इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर ये एनर्जी प्लांट को किस काम के लिए चाहिए? एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। एब्जॉर्प्शन मतलब वाटर एब्जॉर्ब करना, गैसेस एब्जॉर्ब करनी, ट्रांसपोर्ट, अंदर सब कुछ मूव करना। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब प्लांट तो मूव नहीं करते, लेकिन उनके अंदर सामान तो मूव कर रहा है, अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, फूड मूव कर रहा है, वाटर मूव कर रहा है, ये सब। रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी ग्लूकोज को ब्रेक करके आ रही है, फूड को ब्रेक करके आ रही है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है। रिपीट कर रही हूं मैं, इसी फूड को ब्रेक करते हैं एनर्जी के लिए, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई अभी लेट ज्वाइन किया है बच्चे, आपने ज्यादा कुछ मिस नहीं किया। दिव्यांशी, हमने अभी सिर्फ यही पढ़ा है कि हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो उससे हमने भी फोटोसिंथेसिस को रिलेट किया। ठीक है, अब रेस्पिरेशन क्या है? अच्छा, दिव्यांशी ने लीव कर दिया। ठीक है, अब हम हमारा जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें हम जिस चीज को ब्रेक कर रहे हैं, कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, जिसका ब्रेक डाउन हो रहा है। अब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमारे खाने में प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इनमें से सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है फूड ब्रेक करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए? मोस्ट प्रेफर्ड इज कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, हम खाना खाते हैं, हमारे खाने में ये सब कुछ है, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये सब, लेकिन सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन इज कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि एक तो इजिली ब्रेक डाउन होता है और इससे एनर्जी भी बहुत अच्छी निकलती है। प्रोटीन्स आर नॉट प्रेफर्ड, प्रोटीन्स प्रेफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे अमोनिया निकलती है, टॉक्सिन्स, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कई प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए प्रोटीन को एक अच्छा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं माना जाता। ये पता लगा? देखिए, अभी चैप्टर ना धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये मत सोचना कि बड़ा बोरिंग है, क्लास लीव कर देते हैं। अभी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होगा, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे ना ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कंफ्यूज्ड रहते हैं। दिस इज ब्रीदिंग,
एंड रेस्पिरेशन। आपको पता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस? कोई बता सकता है माइक में? हैंड रेज करो इफ समवन कैन टेल। इज देयर एनीबॉडी हु नोज द आंसर? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। मतलब हाथ मतलब ऐसे मत कर लेना, ये नीचे जो हैंड वाला ऑप्शन है उसको रेज करो। नहीं पता किसी को? हाँ जी कलश बताइए। मैम, हम जो सांस लेते हैं उसके सारे प्रोसेस, जो सांस लेने का हर चीज प्रोसेस होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेकडाउन, ये रेस्पिरेशन होता है उसके पूरे। यस मैम। और जो हम ब्रीदिंग होते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। ओके आपने ठीक बोला, बट थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैं आपको करेक्ट करती हूँ, ठीक है? आपको पता लग जाएगा, वैसे इट वाज गुड। ठीक है, देखिए ब्रीदिंग का मतलब है, मैं आपको ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, मेरा डायग्राम तो बहुत गंदा है, ठीक है? दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, इसमें इन्होंने ऑक्सीजन ली, नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन गई अंदर, दिस ऑक्सीजन रिचेज वेयर, कहाँ चली गई है? लंग्स में। हमारे लंग्स हैं, लंग्स में हमारे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनेलीज हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई है और साथ में ब्लड वेसल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैस दैट इज टेकिंग प्लेस। ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है और CO2 वापस लंग्स में चली जाती है। ऐसे ही होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है, O2 आ गई, CO2 चलेगी, O2 आ गई, CO2 चलेगी। दिस एक्सचेंज ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ये ब्रीदिंग है। फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में, ये जाती है हमारे सेल्स के पास। सेल्स में क्या पड़ा है? सेल्स में हमारा फूड पड़ा है, खाना खाया है जो, वो पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन पहुंच गई, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है? इस फूड को ऑक्सीडाइज कर देती है, यानी कि हमारे फूड को ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करके क्या बनाती है? CO2 प्लस एनर्जी। ये CO2 वापस ब्लड में चली जाती है और फिर रिलीज हो जाती है। तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड था, जो सेल के अंदर प्रोसेस चल रही है, दिस इज रेस्पिरेशन, दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, दैट वाज ब्रीदिंग। बहुत सारे बच्चों को लगता है रेस्पिरेशन का मतलब भी यही है, O2 ले लिया, CO2 छोड़ लिया, बट नहीं। रेस्पिरेशन इज O2 की मदद से फूड का ब्रेक करना और फिर CO2 रिलीज करना। अब यहाँ पे एक और पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड है कि रेस्पिरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड ब्रेक हो रहा है। इट कैन बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट कैन बी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक। एरोबिक मींस O2 है, एनारोबिक मींस O2 नहीं है। ये क्या होता है ये डिटेल में हम करेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी इतनी टेंशन नहीं लेनी। वी विल डिस्कस दिस इन द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, दो तरह की रेस्पिरेशन मैंने बताया, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, विद ऑक्सीजन हो रही है, और इसमें क्योंकि बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है, तो जो फूड है हमारा, जैसे हमारा ये ग्लूकोज है, कार्बन 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 का बना हुआ, जब इसको बहुत सारी ऑक्सीजन मिल रही है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है, हर एक कार्बन टूट जाएगा। तो इसमें हमें क्या मिलेगा? क्या एंड प्रोडक्ट मिलता है? CO2, बहुत सारी CO2 रिलीज होती है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब सारे के सारे कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गए। सब मतलब एक तरह से बिल्कुल टुकड़े 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 हो गए और CO2 ही CO2 निकल गए। ये समझ आया कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब? ये तब होगा जब बहुत सारी ऑक्सीजन है। क्लियर हुआ? एंटायर कार्बन इज रिलीज्ड एज CO2। बताइए बताइए, समझ आया? क्लियर हुआ ममता? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। देर आर 3 स्टेप्स। रिपीट, बिल्कुल रिपीट करती हूँ, 1 मिनट अभी करती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जो हमारा खाना है, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन के बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं,
इसको हमने ब्रेक करना है। तो जब तो ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स, यानी कि देखो सबसे छोटा मतलब एक कार्बन का कौन सा प्रोडक्ट है, CO2। CO2 सबसे छोटा प्रोडक्ट है, इसको और आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सबसे छोटा प्रोडक्ट है। तो जब सारे फूड को हमने CO2 में ब्रेक कर दिया, तो इट मीन्स हमारा पूरा का पूरा खाना ऑक्सीडाइज हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीटली फूड ब्रेक डाउन हो गया, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, सिर्फ CO2 ही CO2 मिलती है। ठीक है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। आदिल को क्लियर हो गया? ठीक है। एक ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे आगे क्या होता है, एक क्रेब्स साइकिल, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS पढ़ेंगे। ये क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगी, बस ये याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स हैं। अब एनारोबिक भी देख लेते हैं क्या है। एनारोबिक का मतलब क्या है, देयर इज नो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होगा। अब बिना ऑक्सीजन के हो रहा है, तो ये जो हमारी कार्बन की पूरी चेन होती है, जो फूड होता है हमारा, ये पूरी तरह से CO2 में ब्रेक नहीं होता। इसमें कुछ कार्बन CO2 में भी ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो 2 कार्बन या 3 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बना रह जाता है, पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े नहीं होते। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। जैसे कुछ तो CO2 बन गई, कुछ जो है वो कोई ऑर्गेनिक एसिड या कोई अल्कोहल बन के निकल गया। तो इसमें जो फूड है वो अल्कोहल या किसी एसिड में ब्रेक होता है विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें एनर्जी भी कम बनती है, कम ATP रिलीज होती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, और फूड भी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो रहा, इनकम्प्लीट हो रहा है। तो एनारोबिक और एरोबिक में आप एटलीस्ट 2-3 डिफरेंसेस तो कर ही सकते हो, यहीं से पता लग गए। सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ एरोबिक एंड एनारोबिक में, जैसे एरोबिक और एनारोबिक, आप ही बताइए आपको क्या समझ आया अभी तक, जल्दी से बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में एरोबिक एनारोबिक में क्या समझ आया। एक तो इसमें है ऑक्सीजन है, बिल्कुल कलश गुड, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल ऑक्सीजन का डिफरेंस है। एरोबिक में ऑक्सीजन है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा, ये कंप्लीट है वो इनकम्प्लीट है, वेरी गुड, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, एक्सीलेंट। और एनर्जी, इसमें ATP ज्यादा बनते हैं, इसमें ATP कंपैरेटिवली लेस बनते हैं, बिल्कुल सिर्फ 2 बनते हैं। गुड आदिल। और इसमें CO2 बनता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन मतलब सारा ही CO2 बनता है, इसमें CO2 के अलावा कुछ अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड बन सकता है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंसेस तो देखो हम पढ़ ही चुके हैं एरोबिक और एनारोबिक में, बाकी इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये मोटा मोटा डिफरेंस आपको आना चाहिए। एनारोबिक होती है इसमें, आप सोच रहे होंगे एनारोबिक किसमें होती है, एनारोबिक मोस्टली बैक्टीरिया में होती है। ठीक है, या जो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ हम कहते हैं ना कीड़े रहते हैं, और पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, वॉर्म्स रहते हैं, स्कैरिस्टीनिया, ये भी हमारे अंदर पेट में रह रहे हैं, इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, तो वहां पे तो ऑक्सीजन इतनी मिलती नहीं है इनको, तो ये एनारोबिक कंडीशन में ही रहने सीख जाते हैं, एनारोबिक कंडीशन में ही अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक करते हैं। और हमारे मसल्स में भी मिलते हैं, मसल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, लैक्टिक एसिड वाला, नहीं भी पढ़ा तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे ये पार्ट आगे पढ़ेंगे, तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही, अभी हम फिलहाल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, एरोबिक पे ध्यान देने वाले हैं। उससे पहले प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में ब्रीदिंग कैसे होती है। अब ह्यूमन बींग्स में तो मैंने बताया, ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग के लिए हमने क्या पढ़ा था, दोबारा से वापस आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स में ब्रीदिंग के लिए कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले नोज है, नोज के बाद हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे लंग्स हैं, लंग्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है, ब्लड से फिर सेल्स में जाती है। देखो हमारी बॉडी में कितना प्रॉपर एक पाथ बना हुआ है जिससे हमारी गैसेस फ्लो करेंगी। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कुछ होता है, प्लांट्स में ब्लड होता है नो,
प्लांट्स दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, उनमें कोई लंग्स नहीं है, उनमें कोई ब्लड नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक नहीं बना हुआ, उनमें क्या है, सिर्फ स्टोमेटा और लेंटिसिल्स। स्टोमेटा और लेंटिसिल्स के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं। स्टोमेटा लेंटिसिल्स क्या है? स्टोमेटा होते हैं, हमें पता है, लीफ में ओपनिंग्स होती हैं। लेंटिसिल्स स्टेम्स में कुछ लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, देखो आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, कुछ स्टेम्स में ना कुछ पेरेन्काइमा सेल्स बड़े लूजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे में, तो उसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस बन जाते हैं जिससे अंदर एयर पास हो सकती है, तो वो लेंटिसिल्स स्टेम्स में होते हैं जिससे एयर एंटर करती है। तो ये समझ आया प्लांट्स में स्टोमेटा और लेंटिसिल्स। अब ये सोचा जाने वाली बात है कि प्लांट्स में कोई एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक इवॉल्व क्यों नहीं हुआ, उनमें ऐसे लंग्स ब्लड वगैरह क्यों नहीं बन गए जो पूरे प्लांट में गैसेस पहुंचाएं। एक तो इसलिए क्योंकि हर प्लांट का पार्ट देखो, जैसे लीव्स हैं, प्लांट में पार्ट्स ही कितने हैं, लीव स्टेम रूट, यही तो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। जो लीव्स हैं, लीव्स में अपना जुगाड़ है गैसेस एक्सचेंज करने का, स्टेम्स में अपना जुगाड़ है, रूट्स भी कुछ अपना कर लेती हैं जुगाड़। तो इनमें ज्यादा हर पार्ट जो है प्लांट का वो अपना खुद का गैस एक्सचेंज का ध्यान रख लेता है उसको। अब जैसे हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में अगर लिवर है, लिवर के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी, लिवर के पास ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी बताइए? क्या डायरेक्टली एयर से लिवर में ऑक्सीजन आ जाएगी? बिल्कुल कलश, ब्लड के थ्रू, ब्लड के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। हमारा स्टमक है, हमारा लिवर है, हमारा कोई भी ऑर्गन है, उसके पास अगर गैसेस जानी है तो ब्लड के थ्रू जाएंगी। लेकिन प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो अपना मोस्टली, जो प्लांट का पार्ट है वो अपना ध्यान खुद रख लेता है, बिल्कुल आदिल, ब्लड वेसल से जाएगी। लेकिन प्लांट के खुद के पार्ट्स जो है वो अपना एक्सचेंज का ध्यान खुद रख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, बहुत कम ही जरूरत पड़ती है प्लांट्स को गैसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की, क्योंकि हर पार्ट अपना खुद ही कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरी बात, इनको ज्यादा गैस एक्सचेंज की डिमांड्स भी नहीं है, गैस एक्सचेंज की ज्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि हर एक सेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे, लाइक अगर CO2 चाहिए तो वही CO2, जब O2 रिलीज होती है तो वही O2 यूज हो जाती है ब्रीदिंग के लिए, पढ़ेंगे आगे ये चीज। तो मतलब इनको ज्यादा डिमांड्स भी नहीं है, हमारी तरह नहीं है कि हर एक बॉडी पार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो बस काम खत्म, ऐसा नहीं है। सो प्लांट्स में ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है एज कंपेयर टू ब्रीदिंग इन एनिमल्स। अब एरोबिक, मैंने आपको कहा था अभी हम किस पे फोकस करने वाले हैं, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, फिर हम क्रेब्स साइकिल क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहली बार नाम सुने, घबराना नहीं है, मैं आपको इतने अच्छे से समझाने वाली हूँ ना कि आप इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब एक बार जरा सा ना फोटोसिंथेसिस रिवाइज करेंगे। अब मैं आपको, जिसने देखो ये फोटोसिंथेसिस नहीं भी पढ़ा ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनना। ये मैंने एक सेल बना दिया प्लांट का, मीजोफिल सेल बना दिया, ठीक है, हमारा मीजोफिल सेल। इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया। अब क्लोरोप्लास्ट में मुझे बताएंगे इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, ये क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। देखिए अब आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगी। दिस इज थैलाकॉइड। क्या ये पूरा स्ट्रक्चर थैलाकॉइड है? थैलाकॉइड तो अकेला ये है ऊपर वाला, पूरा इज कॉल्ड ग्रैनम, याद करो, ग्रैनम है पूरा, विच इज मेड अप ऑफ 3 थैलाकॉइड्स वन ऑन अदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रिएक्शन हो रहा था, हाँ बिल्कुल याद आ गया सबको, जब सनलाइट पड़ती थी तो यहाँ पर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में कैप्चर होती थी और यहाँ पर हमारा लाइट रिएक्शन चल रहा था। पता है आप लोगों को लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन से 2 प्रोडक्ट्स बनते थे। कौन से 2 प्रोडक्ट्स बनते थे? आप तो इस चैप्टर का आप टेस्ट भी दे चुके हो, अब तो आपके टिप्स पे होना चाहिए ये। कौन से 2 प्रोडक्ट्स बन रहे थे? ATP एंड NADPH। वेरी गुड सन। और क्या नाम था बच्चे का?
सान्यवी, ठीक है, वेरी गुड कलश। NADPH, गुड ममता, और ATP, ये दो प्रोडक्ट्स थे। फिर ये दो प्रोडक्ट्स कहाँ यूज हो जाते थे, कहाँ जा रहे थे ये प्रोडक्ट्स? इन स्ट्रोमा टू परफॉर्म C3 साइकिल, जिसमें CO2 भी आती थी। और बनता क्या था इसका एंड प्रोडक्ट? हमें क्या मिलता था इस साइकिल से? हमें क्या बन के मिलता था? बताइए 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 जल्दी। जो न्यू आए हैं, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, घबराना मत बच्चों, अभी आ रहा है, हमारा लिंक बन रहा है। ग्लूकोज बनता था, वेरी गुड। इसी के लिए तो सारी फोटोसिंथेसिस हो रही थी, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस थी, ये कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। अगर कुछ नहीं समझ आया, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ ये जानना है कि क्लोरोप्लास्ट में फूड बन गया ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन करना है, और ये ब्रेक डाउन किस पार्ट में होता है? ये एक अलग ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो सुना ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज एक्चुअली डबल लेयर्ड ऑर्गेनेली। ये डबल लेयर्ड हमारा स्ट्रक्चर है, और इसकी मैं आपको बना के दिखाऊं। पता है ना आपको, उसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है इस तरह से। इनकी फोल्ड्स को क्या बोलते हैं हम? हु विल टेल? क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है। फिर आप कहेंगे मैम आपने उसकी डबल नहीं बनाई। अच्छा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते थे? व्हाट डू वी कॉल इट? नहीं पता किसी को? क्रिस्टे, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ब्रेक होता है, लेकिन ये एज इट इज नहीं जाएगा, ऐसे नहीं चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले ये ग्लूकोज, जो कि हमारा 6 कार्बन का प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, ये ब्रेक होगा 3-3 कार्बन के दो प्रोडक्ट्स में, दो कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं पायरूवेट। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स पायरूवेट के बनेंगे। तो बेसिकली अगर ये हमारा ग्लूकोज है 6 कार्बन का, तो ये टूट जाएगा 3-3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे हम? पायरूवेट। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, और हमें लगता है रेस्पिरेशन सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिसिस स्टेप है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दिस इज अ वेरी 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 कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, और ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है। साइट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या है? वेरी गुड ममता, इट इज साइटोप्लाज्म। सो मेक श्योर ये गलती मत करना। साइट क्या है? साइटोप्लाज्म। अब ये जो पायरूवेट है, इट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है, इस प्रोसेस का क्या फायदा? ग्लाइकोलिसिस का ये फायदा है कि इसमें हमें 2 ATP मिलेंगे, 2 ATP बनते हैं इस प्रोसेस से, और इस प्रोसेस के दौरान 2 NADH भी बनते हैं। अब ये NADH क्या चीज है? अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने अभी फोटोसिंथेसिस चैप्टर में NADPH पढ़ा था। अब ये NADH का NADPH से कुछ लेना देना नहीं है। जो NADPH है, ये रिड्यूसिंग पावर था। इसका काम क्या था? ये H को डोनेट करता था, ये H डोनर था, H प्रोवाइड करता था। ये जो NADH है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है। ये क्या करेगा? इट विल गिव अस ATP। ये ना एक तरह से एक्चुअली 3 ATP, एक NADH हमें 3 ATP देने वाला है आगे आने वाले टाइम में। अभी नहीं, इसके अंदर 3 ATP जमा होकर बैठे हैं, बट इन 3 ATP को निकालना पड़ता है इसमें से। तो आप कह सकते हैं इट इज लाइक अ चेक। अगर मैं आपको चेक पे लिख के दे दूं कुछ अमाउंट, तो वो चेक नहीं ना चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? उस बैंक में जाकर उस चेक में से
कैश निकलवाना पड़ेगा। तो NADH इज लाइक अ चेक, जिसमें बैंक में से जाकर हम ATP यानी कि कैश निकलवाते हैं। सेल जो है इस चेक को डिपॉजिट करके फिर अपना ATP निकालता है। तो NADH इज द सोर्स ऑफ 3 ATPs। एक NADH से हमें 3 ATPs मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो NADH ये याद रखना है आपने, NADPH से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये हमें फ्यूचर में ATP देने वाला है 3, ठीक है। जैसे FD में पैसे जमा करते हैं, बाद में निकलवाते हैं तो पैसे डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। इसमें पैसे ट्रिपल हो जाते हैं। जब बैंक में जाएंगे तो हमारे पैसे ट्रिपल हो जाएंगे। इसमें 3 ATPs हमें मिलेंगी एक NADH से, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पायरुवेट बना, इट विल गो इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इट विल फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड एसिटाइल कोए। क्या बनाएगा? एसिटाइल कोए। अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होने वाली है, तो ध्यान से सुनना। एसिटाइल कोए बनाया, दिस एसिटाइल कोए विल गेट इनटू अ साइकिल, एक साइकिल में चला जाएगा जिसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल होगा तो इस साइकिल से क्या प्रोड्यूस होने वाला है? इस साइकिल से ATP प्रोड्यूस होगी, बहुत सारे NADH बनने वाले हैं, बहुत सारे, और एक FADH2 भी बनेगा। FADH2 भी NADH की तरह ही है, ठीक है। ये FADH2 क्या करता है? ये हमें 2 ATP देता है। इट इज अ सोर्स ऑफ 2 ATP। इसमें पैसा डबल होता है, NADH में पैसा ट्रिपल होता है, 3 गुना ATP मिलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये NADH और FADH का हमें कोई फायदा नहीं है जब तक हम इसमें से ATP नहीं निकालते। तो ये दोनों में से ATP कैसे निकालेंगे? बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा चेक का कैश करवाने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हमारा एक बैंक प्रेजेंट है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में बैंक है जिसका नाम है ETS। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है। जब इसमें NADH और FADH2 जाते हैं तो इसमें से हमें ATP मिलते हैं, ठीक है। तो बैंक क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस प्रोसेस पे O2 चाहिए। आप कहेंगे मैम पूरे कहेंगे तो O2 का रोल ही नहीं आया, हम तो कहते हैं रेस्पिरेशन में O2 चाहिए। तो ये ETS वाले स्टेप में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। इसीलिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन में तीनों स्टेप्स होंगे, ग्लाइकोलिसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगा और ETS होगा। और जो एनारोबिक है, एनारोबिक में ना ETS होगी ना क्रेब्स साइकिल होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH2 बनने वाले हैं। जब ETS ही नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो क्रेब्स साइकिल चलाने का भी कोई पर्पज नहीं होता। तो एनारोबिक में क्या होता है? सिर्फ जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। एनारोबिक में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी, एरोबिक में तीनों होगी, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स एंड ETS। इसमें किसी को डाउट तो अभी पूछ लो, कोई डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन, रिपीट करना है, कुछ भी क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा तो क्रिस्टल क्लियर CC लिख दो चैट बॉक्स में, CC लिख दो ताकि आई अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। CC, चलिए। सिर्फ स्नेहा को नहीं समझ आया? चलिए ठीक है, वेरी गुड। इससे मुझे पता लग रहा है कि कौन कौन एक्टिव है। ठीक है कलेश, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 बच्चे ही इस क्लास में एक्टिव है। ओके, सो अब हम करने वाले हैं इन स्टेप्स में से 4 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन जिसमें एसिटाइल कोए बनता है, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर ETS। तो आज की क्लास में हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या थी? ग्लूकोज से पायरुवेट बनाना। एक चीज और पॉइंट है, आप लोगों ने सुना होगा कि दिन के टाइम में आप लोगों ने सुना है घर पे आपके नानी दादी ने बोलते होंगे कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं जाते, भूत आ जाते हैं। भूत प्रेत आ जाते हैं, रात को पेड़ों के नीचे नहीं जाते, सुना है? तो देखो अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना तो ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या होता है? सिर्फ बड़ा इजी है। देखो दिन के टाइम में क्या हो रहा है,
दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए और O2 निकल रही है। यही O2 जो प्रोड्यूस होती है, यही O2 रेस्पिरेशन में काम आ जाती है। जो CO2 मतलब जो देखो CO2 हमें फोटोसिंथेसिस में चाहिए और O2 निकलती है, यही O2 रेस्पिरेशन में काम आ जाएगी, ठीक है, और CO2 निकालेगा, वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। तो एक तरह से CO2 और O2 का बैलेंस बना रहता है। ओवरऑल नेट रिजल्ट कुछ भी रिलीज नहीं होता, बहुत कम रिलीज होती है गैसेस। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। रात को ज्यादा निकलती है O2 नहीं, CO2 ज्यादा निकलती है। देखिए गुरमीत कैसे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो बंद हो गई, यानी कि CO2 अब प्लांट यूज नहीं कर रहा, अब सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। ये रेस्पिरेशन हो रही है, ओनली रेस्पिरेशन, यानी कि O2 यूज करके CO2 रिलीज करना। अब ये जो CO2 रिलीज हो रही है, ये फूड बनाने के लिए यूज नहीं हो रही, तो ये प्लांट में से निकाल दी जाती है। इसको अंदर रख के भी क्या करना है, इसको रिलीज कर देते हैं। तो रात को बहुत ज्यादा CO2, और हमें लगता है कि प्लांट में पता नहीं वहां पे पेड़ के नीचे कोई भूत रहता है, ठीक है। हाँ गुरमीत, CO2 ज्यादा निकलती है। अब हम ऑब्वियसली CO2 रिच एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हमें सफोकेशन होगी, हमारा दम घुटेगा, और हम इसको रिलेट कर देते हैं भूत से, कि पता नहीं कौन सी भूत, कौन सी आत्मा है जो हमारा गला घोटती है। तो एक्चुअल में इट इज कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो वो CO2 यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो CO2 रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुई। अब ग्लाइकोलिसिस करें, वो भूत CO2 है, बिल्कुल कलेश, एक्चुअल में वो भूत CO2 है, ठीक है। तो अब हम क्या बनने वाले हैं, अब हम एक बिजनेसमैन बनने वाले हैं। देखो अब जो ये ग्लाइकोलिसिस वाला टॉपिक है ना, इसके लिए आप लोगों ने ये सोचना है, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया ना, तो आप समझ लीजिए कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो इट मीन्स हम बिजनेसमैन नहीं बन सकते, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा, कोई नौकरी नौकरी, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस में ना यहाँ पे बहुत पैसों का खेल चलने वाला है, प्रॉफिट लॉस ये सब कुछ चलेगा, बहुत ईजी है, डर मत जाना, वेरी सिंपल है, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का ध्यान रखना। ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे कहा जाता है, डरना नहीं है। EMP कोई खतरनाक केमिकल का नाम नहीं है, ये सिर्फ साइंटिस्ट की सरनेम है, 3 साइंटिस्ट, एक की सरनेम एम्डेन है, एक की मेयरहॉफ है और एक पार्नस। इन तीनों ने ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया था, तो इन तीनों के नाम के पीछे EMP पाथवेज का नाम पड़ गया, और कुछ नहीं है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू पायरूवेट। हाँ कुछ ट्रीज होते हैं बैनन जैसे जो ऑक्सीजन देते हैं, उनका कोई और रीजन है, हाँ उनके नीचे जा सकते हैं, बट वैसे ही कहते हैं ना, वो डरावनी बातें होती हैं, डराते थे कि उस पेड़ में भूत रहता है, तो एक्चुअल रीजन CO2 है। ग्लूकोज कितने कार्बन का बना होता है, 6 कार्बन का, इसको ब्रेक करना है हमने 3 कार्बन के 2 पायरुवेट्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब ये देखने में बड़ा सिंपल स्टेप लगता है कि एक ग्लूकोज है 6 कार्बन का, इसको तोड़ दो तो ये पायरुवेट बन गया, लेकिन नहीं, ये जो प्रोसेस है बच्चे, ये 10 स्टेप्स लगते हैं, 10 स्टेप लगते हैं इस ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ने के लिए। इट इज नॉट दैट सिंपल। और वही 10 स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो आप ध्यान से सुनना, एक कहानी की फॉर्म में है, प्लस इसमें मैथ्स, इसमें बिजनेस है। तो दिस ग्लाइकोलिसिस इज लाइक अ बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, नुकसान वाला बिजनेस नहीं है, इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब देखो कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं, सोचिए उसमें शुरू शुरू में हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो बिजनेस प्रॉफिटेबल कब कहलाएगा, जब हमने कुछ पैसे लगाए और उसमें से प्रॉफिट बहुत सारा निकल कर आया। कुछ पैसे लगाए लेकिन उससे डबल कमा भी लिए, तो दैट इज प्रॉफिटेबल बिजनेस। ध्यान से सुनना, ठीक है, लीव मत करना। तो सबसे पहले वी हैव ग्लूकोज,
अब ग्लूकोज को तोड़ना है तो ग्लूकोज पे अटैक करना पड़ेगा, ग्लूकोज पे अटैक करना पड़ेगा। ग्लूकोज पे किसका अटैक किया जाए? ग्लूकोज पे एक चाकू मारना पड़ेगा। ये उसके सीने में एक चाकू मार दिया फॉस्फेट नाम का, तो हमने क्या बना दिया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट कहाँ से आया? ये हमें यहाँ पर अपना पैसे लगाने पड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें एटीपी यूज करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि मैम रेस्पिरेशन में तो एटीपी बनता है, लेकिन यहाँ पर तो एटीपी यूज हो रहा है। हाँ, मैंने बोला ना, बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा सा एनर्जी शुरू में लगाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे देखना पैसा बनेगा, एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक स्टेप में लगानी पड़ गई एनर्जी, कोई बात नहीं। ये फॉस्फेट कहाँ से आ गया? एटीपी से आ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ये इस बेचारे ग्लूकोज पे जो अटैक हुआ, ये उसको सहन नहीं कर पाया, इट विल चेंज इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज, पता है आपको? ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बन गया। अब ये जो पहला रिएक्शन है, इसको एक एंजाइम करवा रहा है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम ये रिएक्शन करवा रहा है। सेकंड रिएक्शन आइसोमरेज एंजाइम करवा रहा है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर्स हैं एक दूसरे के ऑलमोस्ट, ठीक है, दे आर इंटर कन्वर्टेबल, तो इट इज आइसोमरेज। अब फ्रक्टोज पर भी अटैक होगा, ग्लूकोज पर अटैक हुआ तो फ्रक्टोज पर भी होगा। एक फॉस्फेट, उसमें एक चाकू तो पहले ही बजा हुआ था, अब यहां से एक और अटैक हुआ फ्रक्टोज पे, 2 फॉस्फेट क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। अब ये सेकंड फॉस्फेट भी कहां से आया? ये सेकंड फॉस्फेट भी एटीपी को यूज करके ही आया, तो यहाँ पर हमने एक और एटीपी यूज करी। कोई बात नहीं, बिजनेस है, बिजनेस में शुरू में थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन अब जब इसकी आंख खुली, अब क्या हुआ? फ्रक्टोज पे इतना अटैक हो गया, बेचारा फ्रक्टोज इस अटैक को सहन नहीं कर पाया और ये फ्रक्टोज ब्रेक हो गया 2 पार्ट्स में। फ्रक्टोज 6 कार्बन की शुगर है, हेक्सोज है, तो हेक्सोज विल ब्रेक इनटू 3 कार्बन की 2 शुगर, जिसको हम ट्रायोज कहते हैं। फ्रक्टोज विल ब्रेक इनटू ट्रायोज, 2 ट्रायोज शुगर्स में ब्रेक हो गया। और ये ट्रायोज जो है, ये क्या है? थोड़ा सा स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। एक ट्रायोज एल्डिहाइड की फॉर्म में है और दूसरा जो है वो कीटोन की फॉर्म में। ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। दिस इज 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड and this is dihydroxy acetone phosphate, dihydroxy acetone phosphate। तो ये 2 हमारे पास ट्रायोज शुगर्स बन गई। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, क्योंकि ये भी आइसोमर्स हैं, तो ये आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं बाय आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। तो इन तीनों से मोस्टली हमारा मेन प्रोडक्ट कौन सा रहता है? 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, जो कि आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब जरा याद करो, आप लोग मुझे याद करवाइए, हमने पढ़ा था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। कौन से साइकिल में हमने ये पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था हमने ये? अभी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, बताइए कौन से साइकिल में हो रहा था ये? C3 साइकिल में नहीं हो रहा था, केल्विन में, C3। और इस स्टेप को हम रिडक्शन कहते थे। गुड स्नेहा। तो रिडक्शन से क्या होता था? एसिड एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, बिल्कुल सामने भी। और अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एसिड में चेंज हो जाएगा दोबारा। ये तो समझ आया। एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्शन होती थी, तो एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए इट्स ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। देखो अब ऑलरेडी यहाँ पर ना बहुत एटीपी यूज हो चुके हैं। अब इस
बिजनेस में कसम खा ली बिजनेसमैन ने कि अब मैं कोई एटीपी नहीं यूज करूंगा, अब जो भी हो जाए, अब एटीपी यूज नहीं होंगे, अब सिर्फ प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो अब यहाँ पर क्या बनता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा तो वी फॉर्म 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एक फॉस्फोरस और यूज हुई है, बट क्योंकि इसने कसम खाई थी तो इसने एटीपी नहीं यूज किया, अपनी मनी नहीं यूज करी, पता नहीं कहाँ से इसने फॉस्फेट का जुगाड़ कर लिया, किसी से फ्री में मांग मूंग के, किसी दोस्त से। बट ये फॉस्फेट एटीपी से नहीं आ रही है, ये याद रखना है, नॉट फ्रॉम एटीपी। क्लियर? इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम एटीपी, ये कहीं से भी आ रही है, हमें से कुछ अब जैसे कि इसने कहा था, इसने कसम खाई थी कि अब मुझे प्रॉफिट बनाना शुरू करना है, तो इस प्रोसेस पे क्या होता है, इस स्टेप में एक NAD पॉजिटिव प्रोटॉन ऐड करके NADH बनाता है। इस स्टेप पे क्या बन रहा है, एक नहीं 2 NADH बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक यहां तक क्या था, यहां तक हमारे 6 कार्बन की शुगर थी, अब इससे आगे हमारे पास 3-3 कार्बन वाले प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, 3-3 कार्बन की 2 शुगर्स बन गई। तो अब आगे जितने भी रिएक्शंस होने वाले हैं वो डबल डबल होने वाले हैं, 2 ग्लिसरैल्डिहाइड बने, 2 ही हमारे पास ग्लिसरेट बनेंगे, तो एज ए रिजल्ट 2 ही NADH प्रोड्यूस होंगे। ये समझ आया? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास 3-3 कार्बन की 2-2 शुगर्स हैं, तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रही है। सो अब हमारे पास सब कुछ डबल डबल प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अब जो हमारे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया, अब इसके पास बहुत फॉस्फेट हो गई, इसने कहा कि अब फॉस्फेट निकालो। ठीक है, तो इस स्टेप पे क्या हुआ, एक मिनट, ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, इसने कहा बहुत फॉस्फेट फॉस्फेट हो गई, अब फॉस्फेट निकालनी शुरू करो। तो इसने एक स्टेप पे एडीपी को, 2 एडीपी को, क्योंकि ये 2 बिसफॉस्फेट थी तो 2 एडीपी को इसने कन्वर्ट कर दिया 2 एटीपी में। तो देखो यहाँ पर इस स्टेप पे हमारे पास 2 एटीपी बन गए। अभी तक क्या हो रहा था, एटीपी यूज हो रहे थे, यहाँ भी एटीपी यूज हुआ, यहाँ भी एटीपी यूज हुआ, अब क्या हुआ, अब एटीपी बनने लग गया। हमारे पास क्या आ गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका नाम तो आपने सुना ही है। फिर थोड़ी सी इसमें फॉस्फेट की पोजीशन चेंज कर दी, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना। थोड़ा सा ये याद करने वाला है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ये मत कहना हर चीज मैम कहानी की फॉर्म में नहीं बताएंगे, थोड़ा सा खुद भी याद करना पड़ेगा। फिर PGA गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसका नाम भी आपने सुना है। पीईपी को कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था पीईपी के बारे में हमने, ये प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर था, कहाँ पर था, बताइए बताइए। C4 में, वेरी गुड, C4 और कैम दोनों में पढ़ा था हमने, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब इसके पास एक फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ना, इसके पास एक फॉस्फेट है, वेरी गुड स्नेहा, ये फॉस्फेट भी रिलीज हो जाएगा। कहां पर रिलीज होगा, 2 एडीपी को, 2 फॉस्फेट थे ना, ये 2 फॉस्फेट देके 2 एटीपी बना दिए, 2 एटीपी यहां बन गए, और एट द एंड व्हाट डिड वी गेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से फॉस्फेट निकाल दिया, तो हमें क्या मिल गया, पायरुवेट मिल गया। ठीक है, सो ये सारे रिएक्शन, सारे स्टेप से हमें क्या मिला, हमें पायरुवेट मिला। अब जैसे कि हमने कहा था, हमने बिजनेस माइंड से सोचना है। ये समझ आया ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स? थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज पे एक जगह से अटैक हुआ फॉस्फेट का, हेक्सोकाइनेज एंजाइम था, एटीपी यूज हो गई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ये इस दर्द को सहन नहीं पाया, इसने फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज पे अटैक हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यहाँ पर एक और एटीपी यूज हुआ। ठीक है, वो फ्रक्टोज भी अब सहन नहीं कर पाया, 2-2 छुरियां उस पर लगी हैं, बेचारा इंसान मरेगा ही ना, तो वो टूट गया 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में।
एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स। फिर ये एल्डिहाइड आगे किसमें ऑक्सीडाइज होती है? एसिड में, ग्लिसरिक एसिड में, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन रही है, NADH बन रही है 2। फिर उसके बाद ये जो ग्लिसरेट था, इससे एक फॉस्फेट निकल गई, एक नहीं, एक फॉस्फेट निकली तो 2 ग्लिसरेट थे तो 2 ATPs बन गई यहाँ पर। फिर 3PGA बन गया क्योंकि एक फॉस्फेट निकल गई। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, इसमें से फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट निकल गई तो सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरेट रह गया। फिर इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना, फिर उससे PEP बना, फिर उससे पायरूवेट बना। अब जरा हम बिजनेस माइंडेड होकर जरा चेक करते हैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। देखिए फर्स्ट स्टेप में कितना ATP यूज हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में -1 ATP, एक ATP यूज करना पड़ा, बिल्कुल कलश। फिर इस थर्ड स्टेप में हमें एक और ATP यूज करना पड़ा, यहाँ पर 2 ATP यूज हो गए। लेकिन इसके बाद कोई ATP यूज नहीं हुआ, बस यहाँ तक ही पैसा लगाया। उसके बाद इधर हमारे कितने ATP बन गए? 2 ATP हमें मिल गए। इस स्टेप पे भी हमें 2 ATP मिले हैं, प्रॉफिट हुआ है 2 ATP का। तो अब जरा मेरे को बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ATP यूज कितने हुए बताइए? ATP यूज्ड 2, वेरी गुड ममता, वेरी गुड कलश। ATP प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कितने हुए? कितने प्रोड्यूस हुए? वेरी गुड कलश, 4 प्रोड्यूस हुए, 2 ये और 2 ये। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 2 ATP का, यानी कि 2 ATP रिलीज हुए। और इसके साथ साथ एक और चीज भी मिली, ये तो कैश मिला हमें, कैश इन हैंड मिला, उसके अलावा चेक भी मिला था। कितने चेक मिले हमें? 2 NADH भी मिल रहे हैं, इसके साथ हमें 2 NADH भी मिल रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP, और एक्चुअल में ये हमारे 6 ATP बनने वाले हैं फ्यूचर में। इस स्टेप में हमें कितना फायदा हो गया। तो ये ग्लाइकोलिसिस थी, और ये ग्लाइकोलिसिस का हमारा हिसाब किताब था। तो ये क्लियर हुआ हिसाब आपको ग्लाइकोलिसिस का? क्लियर हो गया बिल्कुल? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। पेपर में कैसे पूछेंगे? पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों से पूछूं? पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला एंजाइम कौन सा है बताइए? ग्लाइकोलिसिस का सबसे पहला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको 4-5। कौन सा एंजाइम है सबसे पहला? हेक्सोकाइनेज, वेरी गुड। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है अदिल, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से ग्लाइकोलिसिस के बारे में ही इंट्रोड्यूस करके फिर हम क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस को, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी। अभी तो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो इसलिए हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे करवाऊंगी। ठीक है, क्लियर? इट इज नॉट हेक्सोकाइनेसिस, इट इज हेक्सोकाइनेज। ये गलती मत करके आना, इट इज हेक्सोकाइनेज। स्पेलिंग देख लो। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो कैसी रही आप लोगों को क्लास में? समझ आया सब कुछ? हाउ वाज योर क्लास गाइस? 9-10 बच्चे इस क्लास में ज्वाइन किए थे। इट वाज नाइस। चलिए, तो थैंक यू गाइस, सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय एवरीवन।